हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। जय हिंद। आज अपन लोग बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सिंचाई। सिंचाई क्या होती है, क्यों करना ज़रूरी है, इसके लाभ क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसका महत्व क्या है, ये आवश्यक क्यों है। इस सारी चीज़ों के बारे में अपन बहुत बेहतरीन तरीके से लगभग 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। इसे 2-3 पार्ट में विभक्त करेंगे और उसी के हिसाब से हम सारा कंप्लीट कराने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से एक बार पढ़ लिया, जिंदगी भर के लिए याद, हमेशा काम आया, है कि नहीं। तो अपन सिंचाई क्यों करते हैं, ये किस चीज़ से पता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, परिभाषा में। सिंचाई फसलों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कृत्रिम रूप से दिया गया जल सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता? सिंचाई। कृत्रिम रूप से, भाई कृत्रिम शब्द है ना, जो अपने द्वारा, मोटर द्वारा, ट्यूबवेल द्वारा, सिंचाई की अन्य विधियों द्वारा अपन क्या पानी देते हैं खेतों में कि फसलों की आवश्यकता पूरी, मतलब आप फसलों की आवश्यकता, अगर फसल को पानी ना दिया जाए, कहते हैं जल है तो कल है। अगर जल को, अगर फसलों को आवश्यक है जल, अगर सारी क्रियाएं सभी तत्वों की तरह, जल भी एक मुख्य तत्व है। फसलों के सभी तत्वों की तरह एक जल भी एक मुख्य तत्व है फसल की। सभी शारीरिक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं, सभी क्या जल पर निर्भर करती हैं। तो फसलों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करने के लिए जो आवश्यकता है, जो पूर्ति है, क्योंकि जल के साथ सारे पदार्थ जाते हैं, जो खनिज वगैरह हैं, उर्वरक वगैरह हैं, ये सारे सभी क्या है, पानी के माध्यम से घुलकर जाते हैं पेड़ की में, जिससे पेड़ का है ग्रो करता है। सभी क्रिया जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया, सब का है प्रकाश में। अगर प्रकाश जल ना होगा तो कैसे क्रिया संभव होती है। तो सभी क्रियाएं क्या है, जल पर निर्भर करती हैं। सभी क्रियाएं क्या है, जल पर निर्भर करती हैं। फसलों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु कृत्रिम रूप से दिया गया जल सिंचाई कहलाता है। क्या है? कृत्रिम, जो अपने द्वारा, कृत्रिम का मतलब है जो अपने द्वारा किया गया कार्य, अपने द्वारा किया गया कार्य कृत्रिम चीज कहलाती है। ठीक है ना। अब बात समझ गए तो पता है फसलों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु कृत्रिम रूप से दिया गया जल सिंचाई कहलाता है। ठीक है ना। तो ये चीज आपको सिंचाई पता चलिए क्यों आवश्यक है। ठीक है ना। अब इसके उद्देश्य क्या है, जैसे सिंचाई क्या है, उद्देश्य पढ़े। अब इसके उद्देश्य क्या है, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक आर्द्रता की पूर्ति करने हेतु। क्योंकि देखो, अगर ज्यादा गर्मी, ज्यादा आर्द्रता होगी, कम आर्द्रता होगी तो क्या नमी, आर्द्रता का मतलब क्या है, नमी। अगर अच्छी नमी होगी तो अच्छी फसल ग्रो करे। तो नमी, आर्द्रता कैसे बनी रखेगी, जब फसलों में पानी देंगे तो क्या है, उस वातावरण की आर्द्रता मीडियम हो जाएगी, कम से कम 70 से 80 के आसपास होगी तो बढ़िया फसलें ग्रो करती हैं, है कि नहीं। सूखे के विरुद्ध फसल को बचाने, अगर जैसे मान के चलो अपने यहाँ सूखा ज्यादा पड़ गई, पानी नहीं बरसा, तो अपने खेत फसलों की आवश्यकता किस चीज की, पानी की आवश्यकता है। तो सूखे के विरुद्ध, जब सूखने वाली फसलें हों तो सूखे के विरुद्ध अपन क्या करते हैं, पानी दे देते हैं, सिंचाई कर देते हैं। ठीक है। मृदा में उपस्थित लवणों की कम करने हेतु, अब क्या हुआ कि पानी क्या हो गया, लवण मृदा में, जैसे कहीं दूर से बरसात खूब हुई और मृदा में वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं थी निकलने की, सिंचाई जो जल निकास होता है ना बुर्ग में, और वहां पर सारे लवण वहां पर आके एकत्रित हो गए और वहां पर पानी का सूख गया। अब जब उसमें अपन कृषि क्रियाएं करेंगे या उसमें जो लवण घोड़े हैं उन्हें बाहर निकालना है, तो उसमें पानी देंगे तो क्या है, कुछ लीचिंग द्वारा नीचे चले जाएंगे और कुछ क्या है बहकर अदर जगह चले जाएंगे। तो क्या करें, जो लवण होते हैं मृदा में, वो क्या सिंचाई के द्वारा कम किए जा सकते हैं। भूपरिष्करण क्रियाओं करने हेतु, अगर अपन भूपरिष्करण मतलब कि जैसे अगर आपको खेत की बुवाई करना है तो कृषि यंत्र चलाएं। कृषि यंत्र देखो, सूखी अगर बंजर भूमि है उसमें कृषि यंत्र
धंसता ही नहीं है, कितनी भी ताकत लगा लो तो अच्छे से जुताई नहीं। तो इसलिए क्या मृदा को नम्र होना चाहिए, मतलब गीली मृदा होना चाहिए, तब वो क्या करेंगे, हम अच्छे से कृषि क्रियाएं कर पाएंगे, गुड़ाई कर पाएंगे, उर्वरक अच्छी तरह मिल पाएंगे मृदा में, तमाम क्रियाएं हैं। तो उसे भू परिष्करण, मतलब प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीयक भू परिष्करण की क्रियाएं तभी संभव है जब मृदा क्या होगी, अपनी गीली होगी यानी नम होगी, ठीक है ना। तो भू परिष्करण क्रिया करने हेतु, तो जी क्या है, भू परिष्करण किए हैं। तो ये आप समझे 4 उद्देश्य समझे क्या क्या मैंने, आर्द्रता बनी रहे, जो सूखे के विरुद्ध मतलब सूख रही फसलें उन्हें पानी दे दो तो वे सूखी से बच जाएं, ठीक है। जो लवण है मृदा में है वो क्या है, पानी के द्वारा बह जाएं। और तीसरा क्या है, भू परिष्करण के प्राथमिक द्वितीय मतलब अपनी फसल की समय पर बुवाई करना। तो बेहतरीन तरीके से समझ गया होगा। भू परिष्करण, ट्रैक्टर चलाओ बढ़िया से, क्यों कि जब धूल नहीं उड़े, अपन को भिड़े भी नहीं हो, बढ़िया गीली गीली थोड़ी थोड़ी क्या भी मृदा हो नम, तो अपन क्या है जल्दी से आराम से ट्रैक्टर पे भी लोड ना पड़े, है कि नहीं। अगर अपन जब भूमि अच्छी सूखी हो और फरुआ चलाओगे ना, देते देते थक जाओगे, आपके शरीर से पसीना निकलने लगेगा, लेकिन जमीन का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो इसलिए अपन क्या पहले करते हैं, सिंचाई, सिंचाई करने के बाद ही अपन क्या करते हैं, भू परिष्करण क्रियाएं करते हैं। तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। अब आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता कम वर्षा का होना। जैसे कम वर्षा, मान के जब अपने क्षेत्र में कम वर्षा हुई तो अपन क्या है, जो फसलें बोई हैं वो सूख जाएंगी, तो अपन को उन फसलों की आवश्यकता है, तो अपन पूरी कैसे करेंगे, पानी देके, तो सिंचाई करना है। वर्षा का असमान वितरण, कहीं कहीं वर्षा क्या हुई, खूब ज्यादा हुई, और कहीं कहीं बिल्कुल वर्षा नहीं है। तो असमान मतलब कि समान तरीके पूरे क्षेत्र में वर्षा का ना होना। तो जहां पर वर्षा ना हो तो वहां पर सिंचाई की आवश्यकता है, वहां फसलों को बचाना है, फसलों कर खेती करना है, तो वहां पर हमें सिंचाई करना आवश्यक है, ठीक है। मानसून देर से आना, मान के चलो अपनी फसल क्या है, जो मानसून आता है समय पर, जो मानसून क्या है समय पर आता है, वो समय पर ना आकर या तो पहले आएगा या बाद में आए। तो अगर पहले आ गया तो वो लास्ट में जल्दी चला जाएगा, तो फसल क्या लास्ट में सूखेगी, तो अपन को सिंचाई करनी पड़ी। या फिर क्या लेट आएगा तो जो अपन समय पर अपनी बुवाई होनी थी वो ना हो पाए, तो इसलिए अपन क्या समय पर बुवाई करने हेतु अपन क्या खेत की सिंचाई करते हैं, फिर उसमें गेहूं बोते हैं, अन्य तमाम से क्रियाएं करते हैं, तो अपन क्या है फसल बो सकते हैं। मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होना, अगर जो है वर्षा हुई या अपन ने सिंचाई कर दी तो क्या है, वो क्या है उसके अंदर जो क्षमता होती ना, पावर, वो क्या है जल्दी पानी खत्म कर देती। जैसे कंकड़ वाली मृदा हो, मृदा कौन सी, कंकड़ वाली मृदा, आप पानी दोगे बस 2-3 घंटे बाद सूख जाएगा, या वर्षा हुई और 2-3 घंटे बाद फिर सूख जाएगा। तो जिससे क्या फसल सूखेगी, तो फसल को बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, उसमें बार बार सिंचाई करना आवश्यक है। तो क्या है मेरे धारण क्षमता कम होना, फसल को पाले से बचाने हेतु, फसल को बचाने के लिए या हेतु, मतलब जैसे जब बहुत सारी क्या होती है सर्दी पड़ रही, तो वहां पर क्या है पाला बर्फ गिरने लगी, तो बर्फ से क्या है फसल खराब हो जाएगी, तो उस बर्फ को गिरने से बचाने हेतु क्या करें, सिंचाई। सिंचाई क्या है, पानी की सब उच्चतम ऊष्मा एक होती, सब द्रव्यों से सबसे अधिक पानी की क्या हो विशिष्ट ऊष्मा होती है सबसे अधिक। तो क्या है उससे जो ऊष्मा निकलती है, जिससे वो क्या उस वातावरण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिससे क्या वहां पर क्या नहीं होती, बर्फ नहीं पड़ती, पाला नहीं पड़ता, जिससे अपनी क्या है फसल बच जाती है, क्या हो फसल है। इसलिए हमें आवश्यकता इस प्रकार होती है। तो आप सारी चीजें समझ गए होंगे। वर्षा का कम होना, वर्षा का असमान मतलब कहीं का ज्यादा हो कहीं कम, तो वहां पर जहां पर कम हो गई तो वहां पर सिंचाई फसल करना है तो सिंचाई करना पड़ेगी। मानसून का देर से आना, या तो जल्दी आया या कम से आए, या देर से आएगा तो फसल को समय में बोने के लिए अपन क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। और मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होना, अगर वर्षा हुई और वर्षा में क्या है फसल मिट्टी है ना वो पानी क्या सूख गया, ठीक है ना, तो वो पानी सूख गया, तो उस पानी की पूर्ति मतलब उस फसल की पूर्ति के लिए अपन क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे फसल को पाले से बचाने के लिए। तो आप सारी चीजें समझ गए होंगे। क्या है, विरुद्ध, सूखे के विरुद्ध है कि लवण को कम करने के लिए, आर्द्रता बनाए रखने के लिए, भू परिष्करण क्रियाएं, ये क्या उद्देश्य हो गए, परिभाषा आपको समझिए। तो ये सारी चीजें अपन कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से।
सिंचाई के उद्देश्य तो हो गए हैं। अब ये आवश्यकता क्या है वो भी हो गए हैं। अब अपन क्या महत्व पढ़ेंगे इसके, क्या महत्व। पौधों का संपूर्ण क्या है, पौधों का संपूर्ण विकास जल पर निर्भर करता है, क्योंकि जल पौधों का 84 से 90% भाग बना होता है। जो पौधे का पूरा आकार है, जो शरीर है, वो काय का बना है, 84 से लेके 99% तक काय का बना होता है, जल का बना होता है। इसलिए जल की आवश्यकता पड़ती है। और जल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि जब आवश्यकता पड़ती है तो अपन क्या है, सिंचाई के माध्यम से हम उसे पूरा करते हैं। इसलिए इसका एक महत्व क्या हो गया, पौधों का संपूर्ण विकास जल पर निर्भर करता है, क्योंकि जल का 84 से 99% तक भाग काय का बना होता है, जल का बना होता है। इसे एक महत्व है। दूसरा महत्व क्या है, भू परिष्करण में जल सहायक होता है। भू परिष्करण में जल क्या होता है, सहायक होता है। और इससे कारण समय पर हम फसलों की बुवाई करते हैं। समय पर फसलों की बुवाई की जा सकती है। क्या की बुवाई, क्या की समय पर की जा सकती है। जैसे भू परिष्करण क्रिया है, मान के चलो आपको फसल बोना है और जमीन आपकी सूखी डली है, तो सूखी हुई जमीन पर तो फसल बो नहीं सकते। इसलिए पहले क्या करते हैं, सिंचाई के माध्यम से भूमि को क्या गीला करते हैं, फिर उसमें कृषि यंत्र चलाते हैं, मतलब भू परिष्करण क्रिया कहते हैं। उसमें बीज डालते हैं, फिर जब फसल तैयार हो जाती है तो उसमें सिंचाई करके उसमें गुड़ाई भी करते हैं, जिससे जो खरपतवार है उसे भी खत्म किया जा सकता है। तो ये सारी क्रियाओं में सिंचाई का महत्व है। ठीक है। आज जल जीव द्रव्य का एक प्रमुख अवयव है। जो जीव द्रव्य होता है, जो पेड़ पौधों का, तो उसका जल एक प्रमुख अंग है। क्या है, प्रमुख अंग है। तो जल के अभाव के कारण कोश का विभाजन नहीं हो पाता। अगर जैसे कोश का विभाजन ना होगा तो फसल की क्या ग्रो कर पाएगी, बढ़ेगी क्या, जब उसका आकार है, जब कोश का विभाजन होगा तभी तो उसका आकार बढ़ेगा। तो कब बढ़ेगा, अभाव कब कम हो जाएगा, जब अपन सिंचाई करेंगे तो पौधे को क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। पौधे को क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, जिससे अपने क्या है, फसल तेजी से ग्रो करेगी और कोश का विभाजन होता रहेगा, और जिससे अपनी फसल बढ़ेगी और उत्पादन में भी। पेड़ पौधों में अपने पोषक तत्व, पेड़ पौधे जब पोषक तत्व ग्रहण करते हैं तो वे किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं, जल के माध्यम से। और पोषक तत्व कहाँ होते हैं, मृदा में। तो मृदा में जब और क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं तो क्या जल पहुंच गया। जल के माध्यम, जल की आवश्यकता किसे, पेड़ को होती है। तो जो जल में जो पोषक तत्व घुल जाते हैं वो क्या है, पेड़ पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। क्या पेड़ पौधों को प्राप्त हो जाते हैं, जिससे अपन पेड़ पौधे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेते हैं। जैसे अपन क्या है, रोटी खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से, रोटी से प्राप्त होता है, अनाज से प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार जो पोषक तत्व होते हैं पौधे को आवश्यकता पड़ती है, जिन पोषक तत्वों की, वे सारे पोषक तत्व क्या है, पानी में घुल जाते हैं। वो पानी जब पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं तो उसी के माध्यम से सारे पोषक तत्व पौधों को मिल जाते हैं। तो काय में वो उद्देश्य इसका महत्व है। अभाव जिसके कारण सिंचाई करना आवश्यक है। क्या सिंचाई के करना आवश्यक है, कि अभाव को कम कर, तीव्र रूप से क्या है, अभाव को कम करता है। विभाजन क्रिया में महत्व देता है, बुवाई समय पर करवा देता है। जो शरीर बना है उनकी भी पूर्ति इससे अपना ग्रो करता है। ठीक है ना। 84-99% तक भाग काय का बना होता है, जल का बना होता है। ठीक है ना। भू परिष्करण क्रिया, जब भू परिष्करण क्रिया समय पर हो जाएगी तो अपनी बुवाई भी समय पर हो जाएगी। जब जल होगा जब ही तो जीव द्रव्य होगा, जीव द्रव्य में कमी हो जाएगी तो क्या है, कोश का विभाजन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जिससे फसल क्या है, बढ़ नहीं पाएगी। इसलिए हमें सिंचाई करना आवश्यक है। क्या करना है, सिंचाई करना आवश्यक है, जिससे अपना कोश का विभाजन हो सके। पेड़ पौधों में पोषक तत्व आसानी से मिल जाए, इसलिए हम क्या करें, उनमें सिंचाई करेंगे। जिससे ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो ज़्यादा पोषक तत्व घुल के क्या है, पेड़ पौधों को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने महत्व। अब इसके अपन क्या आगे स्त्रोत देखें, कौन कौन से स्त्रोत हैं। देखो भाई, जो सिंचाई पर कहते हैं उनके स्त्रोत होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से हमें सिंचाई के लिए पानी मिलता है। स्त्रोत का मतलब क्या है, अपन को जैसे पानी, तो देखो सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता है, तो पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, वे स्त्रोत हम क्या कहते हैं, सिंचाई के स्त्रोत। क्या कहते हैं, सिंचाई के
स्रोत। तो सिंचाई के कितने स्रोत होते हैं? धरातलीय स्रोत और भूमिगत स्रोत। धरातलीय स्रोत कौन से होते हैं? जो अपन को दिखाई देते हैं, अपन जाओगे तो आपको दिखाई पड़ जाएंगे, दूर से देखोगे ये पानी भरा, उसे हम क्या करते हैं? धरातलीय स्रोत। जो ऊपर पानी जमीन के ऊपर दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? धरातलीय स्रोत। भूमिगत स्रोत उन्हें कहते हैं जो जमीन के अंदर, जो दिखाई दूर से नहीं देता है पानी, पानी क्या है? दिखाई नहीं देता है, उसे हम क्या कहते हैं? भूमिगत स्रोत। तो हम इसे सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? नहर। नहर क्या है? बड़े बड़े तालाब हैं, डैम हैं, ठीक है ना, उनसे ना एक नाली नहर बनाई जाती है कृत्रिम रूप से, मतलब अपने द्वारा कोई नाला बनाया जाए, मतलब अपने द्वारा, उसे क्या कहते हैं? नहर कहते हैं। उससे क्या है? किसानों के खेतों के बीचों निकाली जाती है और अपन वहाँ से उसके माध्यम से हम अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, उसे क्या कहते हैं? नहर। ठीक है, नहरों के माध्यम। तालाब, जो बड़े बड़े तालाब होते हैं उनके बगल में क्या होती है? जमीन होती है। तालाबों के क्या हो? बगल में जमीन होती है, तो अपन डायरेक्ट तालाबों में क्या अपने ट्यूबवेल वगैरह, मोटर वगैरह, किसी के नालों द्वारा अपन क्या कर उसमें रास्ता करके अपना सिंचाई कर लेते हैं। क्या है? मोटर लगाकर। इसी में नदियाँ क्या है? बहुत लंबे लंबे दूर तक जाती हैं, यहाँ से निकल रही गंगा जी कहाँ से? उत्तराखंड से निकलती है, क्या जाती हैं? समुद्र में गिरती है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम इतने लंबे दूर तक जब वो अपना रास्ता तय करते हैं, उसके बगल में जमीन आती है जितनी, तो उस जमीन को काय संचित होती है? सिंचाई नदियों के द्वारा। क्या है? गंगा नदी की पानी से हो रही है सिंचाई, तो उसमें क्या है? ट्यूबवेल वगैरह, मतलब ट्यूबवेल का मतलब होता है, मतलब कि जो जमीन से निकालते हैं पानी, वो तो ट्यूबवेल हो गया। लेके अपन क्या है? मोटर लगाते हैं, इंजन लगाते हैं, जिससे अपन क्या है? सिंचाई कर लेते हैं अपनी नदियों के बगल की जो भूमि है उनमें हम सिंचाई क्या है? नदियों के द्वारा। झरने, बड़े बड़े ऊंचे झरने गिर रहे हैं, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों से गिर रहे झरने, क्या फव्वारा हो रहा, तो उनके वो उस पानी से भी हम अपनी सिंचाई बगल की कर लेते हैं। बांध, नदियों पे बने मुचंडा बांध, बड़े बड़े बांध, डैम होते हैं, जिससे सारा नदी का पानी छिड़काव होता है, वहाँ उसके बगल की भूमि भी हम सिंचित करते हैं। कार से? बांधों के माध्यम। नीर, नाले, ये क्या है? नाले क्या है? ये बड़े बड़े क्या है? शहर हैं, उन शहरों से बड़े बड़े गटर निकलते हैं। गटर मतलब पानी, नाले निकलते हैं, गंदा नाला निकलता है, वो बह रहा है, तो उसके जो बहरे नाले के बगल में जो जमीन आती है, और जो वो तो ठीक है, और उसके बाद जो नाले, बेबी नाले होते हैं, जो बरसात खूब सारी हुई और ना वो पानी, जब पानी बहुत सारा बरसेगा तो पानी क्या है? बाहर निकल के अपना रास्ता बनाएगा, जो अपने द्वारा क्या रास्ता बन जाता है, अपने द्वारा बन जाता है रास्ता प्राकृतिक रूप से, उसे क्या कहते हैं हम? नाला। और जो बड़े बड़े नाले कहाँ से भी निकलते हैं? शहरों के बीच से भी निकलते हैं। पहले क्या है? एक नाली बनेगी, फिर नाली से एक नाला बनेगा, फिर एक और बड़ा नाला, फिर उसे धीरे धीरे फिर नदी का रूप ले लेती है। ठीक है। इसके झीलें, जहाँ पर कहीं से स्रोत नहीं है पानी आने का, वो बड़ी बड़ी बहुत गहरी और बड़ी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? झीलें कहते हैं। उसके बगल की जमीन भी काय से सिंचाई की जाती है? झीलों के द्वारा, झीलों के भरे पानी से। ठीक है, तो आपको पता पड़ गया कि नहरों के द्वारा भी होती है, तालाबों के द्वारा होती है, नदियों के द्वारा, झरनों के द्वारा, बांध द्वारा, नाले द्वारा और झीलों द्वारा। तालाब के, नहरें कैसी होती हैं, तालाब कैसे होते हैं, ये आपको सभी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। भूमिगत स्रोत, भूमिगत जो पानी अपन देखते हैं, क्या दूर से अपन देखोगे पानी दिखाई नहीं देगा, तो उस जो जमीन के नीचे पानी है, जो अपने धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा, जमीन के नीचे पानी है, उस पानी को अपन निकाल कर अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, उसे उस स्रोत को क्या कहते हैं? भूमिगत स्रोत। तो ये कितने पर? कुएं। अब कुआं अपन देखेंगे, कुआं वहां पर है तो अपन दिखाई देता है कि पानी है, लेकिन जब उसके पास जाते हैं तो अपन उस भूमि के अंदर वो पानी है, उसे अपन क्या है? मोटर के द्वारा निकालते हैं, इंजन के द्वारा निकालते हैं, फिर हम अपनी खेतों की सिंचाई करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कुएं। अब कुएं भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कुएं अस्थायी कुआं, अस्थायी। अब अस्थायी का मतलब होता है जो अपन क्या है? अपने जैसे आज अपनी फसल बोई गेहूं, उसकी सिंचाई की और वो कुआं खत्म हो गया, एक ही सीजन चलता है, वो खत्म हो जाता है, फिर अपन अगले सीजन में फिर निर्माण करते हैं उसी। जैसे ये
कहाँ बनाए जाते हैं? जहाँ जहाँ तालाब सूख जाते हैं, नदियाँ सूख जाती हैं और वहाँ पर अब सिंचाई की आवश्यकता तो है, तो अपने क्या पर अस्थायी कुओं का निर्माण कर लेते हैं। और अपनी जब आवश्यकताएं पूरी हो जाती है और फिर अगली बार बरसात होती है तो वे सारे कुएं क्या हो जाते हैं? ढक जाते हैं, खराब मुंद जाते हैं। तो उनको दोबारा उगेरा जाता है, बनाया जाता है, नए कुओं का निर्माण किया जाता है कुछ महीनों के लिए, जिससे अपनी फसल की आवश्यकता है सिंचाई की वो अपनी पूरी करें। तो उन्हें क्या कहते हैं? अस्थायी कुआं। अस्थायी कुआं जो परमानेंट होते, एक बार अपन इनका निर्माण हो गया, सालों सदियां निकल गई, पीढ़ियों तक सिंचाई इन्हीं के द्वारा की जा रही है। पाताल तोड़ कुआं, ऐसे कुआं जिनका बहुत गहरे अनंत की, मतलब जो अपन देखेंगे ऊपर से तो इनकी तली दिखाई नहीं देगी, जो नीचे वाला हिस्सा है वो नहीं दिखाई देगा, उसे कहते हैं पाताल तोड़ कुआं। अब स्थायी कुआं भी तो दो प्रकार के होते हैं, कच्चे और पक्के। मतलब कि अपन जो स्थायी कुआं बना रहे हैं, अगर उसे अपन ने क्या है मट्टी से, अगर स्थायी कच्चे कुएं हुए मतलब जो अपन बगल से जो बांध देते हैं सीमेंट से, जिससे क्या है जो ऊपर वाला कचरा है वो कुएं में ना जाए उन्हें, तो उसे क्या कहते हैं? पक्के। तो अपन क्या गुम्मों के द्वारा, ईंटों के द्वारा, सीमेंट लगाकर बने जो बांध दिए जाते हुए क्या कहते हैं? पक्के कुएं। जो कच्चे कुएं जिन्हें बगल से बांधा नहीं जाता, जिससे उनमें पूरा कचरा गिरता रहता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? कच्चे कुएं कहते हैं। तो ये अपन को सारे स्रोत पता पड़ गए हैं कि सिंचाई कौन कौन से धरातलीय और भूमिगत जो दिखाई नहीं देते दूर से, उन्हें क्या कहते हैं? भूमिगत, जो जमीन के अंदर से पानी निकाला है। धरातलीय जो दूर से देखने पर वो पानी दिखाई दे, उसे क्या है? धरातलीय, जो जमीन के ऊपर भरा रहता है और उसके द्वारा हम सिंचाई कहते हैं। नदियां हैं, नहरें हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, झरने हैं, बांध हैं, नाले हैं, झीलें हैं। और भूमिगत में स्रोत में क्या है? कुएं हैं और नलकूप है। नलकूप, वाह क्या चीज है! नलकूप जो है अपन बोरिंग करते हैं और लेके गए नारियल लेके, कई जने लकड़ी लेके, कहीं मशीनों के द्वारा रिसर्च की जाती है, तरंगों के द्वारा मशीन की तरंगें जाती हैं, वो पता करती हैं कि पानी यहाँ पर है, तो अपन क्या है बड़ी बोरवेल्स ले आते हैं, तो उसके द्वारा अपन बोर करते हैं। वो बोर करने के बाद फिर उसमें पानी निकलता है, तो अपन क्या ट्यूबवेल लगाते हैं, तो अपन क्या है सिंचाई अपनी हो जाती है खेतों की। तो उसे क्या है? नलकूप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नलकूप, ट्यूबवेल कहते हैं इंग्लिश में, तो इसे क्या कहते हैं? नलकूप। समझ गए भाइयों? बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पता पड़ेगा कि जल की सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं, मतलब सिंचाई करने के लिए पानी कहाँ कहाँ से मिलता है अपने खेतों के लिए देने के लिए। तो बहुत सारे स्रोत आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा।